बिना एक्ट में गए हुए मैं आपको बता देता हूं। सवाल बहुत साधारण होंगे, बहुत सतही स्तर के होंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में सवाल वैसे ही आते हैं। ये दहेज के निषेध की व्यवस्था करता है। ऑब्वियस सी बात है कि इफ यू वांट टू प्रिवेंट एनीथिंग, यदि आप किसी चीज को रोकना चाहते हो, निषेध करना चाहते हो, तो उसके लिए आप प्रिस्क्रिप्शन बनाओगे, कोई नियम बनाओगे। तो वही हमने बनाया, प्रिस्क्रिप्शन नियम बना दिया। भैया देखो, दहेज लेने वाला दहेज देने वाला दोनों को सजा दी जाएगी। अब इसमें 3 बात आ गई है। आप मेरे को ध्यान सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, मैं तो कभी पढ़ता नहीं ये सब एक्ट, कुछ है ही नहीं इसमें। अब सबसे पहला सवाल तो डॉरी होता क्या है? क्या है डॉरी? क्या है दहेज? अच्छा, कैसे प्रोहिबिशन करोगे? तो जिस समाज में ये रीति प्रचलित है, प्रसिद्ध है दहेज लेने और देने की, उसमें आसानी से तो आप इसको मना कर नहीं पाएंगे। इसीलिए व्यवस्था बनाएगी कि इसको क्यों ना एक कानून बना के इसके लिए दंड का प्रावधान कर दिया जाए। लेकिन आप देखो, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आपने बनाया, लेकिन आप डॉरी को रोक नहीं पाए। और तो और छोड़िए, आप दहेज मृत्यु को भी रोक नहीं पाए। इसलिए आपने आईपीसी में फिर से संशोधन किया और 304 भी वहां लाया। और वही नहीं, आप एविडेंस में भी धाराएं जोड़े। मेरे ख्याल से वहां भी 114 भी है शायद, 13 भी। बहुत अच्छा याद रखते हैं आप लोग। 113 भी, 13A और 13B। कभी कभी इस तरह से बोलना भी आवश्यक होता है, थोड़ा सा ध्यान हो जाए, ज्ञान हो जाए। इसीलिए व्यवस्था बनाई 304B आईपीसी में, और फिर व्यवस्था बनाई 113B साक्ष्य अधिनियम में। तो भी आप डॉरी को रोक नहीं पाए। अब अगला कदम क्या होगा, ये विस्तार से आपको बाद में बताएंगे। अभी तो यूपी की प्रारंभिक परीक्षा, उस पर कंसंट्रेट करिए। देखिए, किसी भी चीज के लिए आपको सबसे आवश्यक है लोगों को शिक्षित करना, समझाना, सेंसिटाइज करना। आप टॉप टू बॉटम अप्रोच लेकर नहीं चल सकते। इट हैज टू बी बॉटम टू टॉप अप्रोच, जो मैं अपनी क्लास में करता हूं। मेरे को किसी ने पूछा भी अभी कि क्या आप अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन देते हैं, आप उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, वो जज बन जाएंगे कल को। आजकल के जज भी बहुत सारे डिसिप्लिन नहीं हो पाते। किसी सीनियर जज ने मुझसे पूछा था, हाई कोर्ट के जस्टिस ने। मैं कहा मैं तो इन बातों का बहुत ध्यान रखता हूँ। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। ही थॉट दैट आई एम वन ऑफ देम, वन ऑफ द कोचिंग वाला, जिसको सिर्फ अपने अकाउंट से मतलब है, विद्यार्थी के कैरियर से मतलब नहीं। मैंने कहा सर ऐसा मेरे यहाँ नहीं है, मैं तो ऐसा प्रयास करता नहीं, बट कहीं गलती हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं सेंसिटाइज करूँ स्टूडेंट्स को, उनको संजीदा बनाऊँ। तो देखिए, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बन गया, डॉरी डेथ भी बन गया, साक्ष्य अधिनियम में भी 113 भी आ गया। फिर भी डॉरी का कुप्रभाव नहीं रुक पाया। एंड दिस इज व्हाई इट इज रेलिवेंट स्टिल। इसीलिए अभी भी ये रेलिवेंट है, और शायद इसीलिए यूपी की परीक्षा में ये डाला गया है कि आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी हो। सेंसिटाइजेशन का एक प्रयास, अवेयरनेस भी हो सकता है। सबको बताओ, ऐसे तो पता ही है लॉ के स्टूडेंट को और जजेज को पता ही होगा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट नाम का एक एक्ट है, लेकिन सबको बताओ, सबको समझाओ। कम से कम पढ़े लिखे लोगों को तो जरूर बताओ कि देखो, दहेज लेना और दहेज देना दोनों गलत है। तो लेने वाले और देने वाले दोनों फंसेंगे। कोई भी हो सकता है, पति, पत्नी, पिता, माता, संबंधी। ना आप दहेज ले सकते हैं, ना दहेज दे सकते हैं। अच्छा, जनरली आप सोचो दहेज की मांग होती कब है? शादी से पहले। बात ही यहां से शुरू होती है। और मैं तो आपको बताऊं, कई परिवार में तो भाई शादी का जब शुरुआत होता है, रिश्ते की बात होती है, तो उसमें सबसे पहला बात आता है कितना डॉरी मिलेगा। आप क्या हैं? जज। कितनी डॉरी? 50 लाख, 1 करोड़, मतलब वैल्यू इतना लग जाता है।
आईएएस हैं 5 करोड़ तक, आईएएस आईपीएस, हाँ ज्यादा वैल्यू है, पैसे ज्यादा कमाते हैं ना वो, सबका वैल्यूएशन है। इंजीनियर डॉक्टर वो भी 50 लाख करोड़ रुपए मांग लेगा क्योंकि वो भी अच्छा पैसा कमा लेता है। तो मोटा सीधा सवाल है, जहां जितनी चोरी की संभावना है उतना रेट बढ़ जाता है। कोई नहीं, हमारा इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, हमारा वो लेना नहीं देना नहीं। इसीलिए मैं अपने बच्चों को, कल भी मेरे से कोई कह रहा था कि आप अपने बच्चे को इकोनॉमिक्स कराइए, क्लैट कराइए। हमने कहा कुछ नहीं है सब कराना मुझे। कराओगे क्या? मैंने कहा मैं बच्चे को राजनीतिक बनाऊंगा। वो सुन के अवाक रह गया, बोला क्या भैया क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मैं चोर नहीं बनाना चाहता उनको, मुझे शौक नहीं इस बात का। बन जाए अच्छी बात है, मैं खुश होऊंगा, आईएएस बने, आईपीएस बने, जज बने, बहुत खुशी मिलती है। मेरे सहपाठी अब हाईकोर्ट जज बन गए हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मिलता उनसे तो। कल मेरे से वो सवाल पूछते थे, समझते थे, आज वो कोर्ट चला रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के, बहुत गर्व महसूस होता है। देखिए मेरा इत्तेफाक इस बात से नहीं है कि क्या आपको करना है क्या मुझे करना है, मेरा तो बात इत्तेफाक इस बात से कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में क्या धारा है और क्या सवाल हो सकता है। तो आइए संक्षेप में इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए डॉरी एक सोशल लिबल है, सबको पता है, ये कोई ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बनेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस सोशल इविल को समाप्त करने के लिए हमने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बना दिया। लेकिन ये पहला प्रयास नहीं, मैं आपको बताऊं, इसके पहले भी बिहार डॉरी रिस्ट्रेंट एक्ट, अभी भी वहां प्रयास चल रहा है बहुत तेजी से, और उनके बहुत सारे स्टेट अमेंडमेंट्स भी आपके इस एक्ट में, आप सुन देख के हतप्रभ हो जाओगे कि इसमें इतने स्टेट अमेंडमेंट के मैं बता नहीं सकता आपको। अभी अभी मैंने देखा बिहार ने लीड ले लिया, आंध्र प्रदेश ने भी लीड ले लिया। आंध्र प्रदेश 1958 में, बिहार उससे पहले 1950 में। बिहार पहले बहुत जागरूक राज्य हुआ करता था, अब भी है, बट अब दूसरे प्रकार से जागरूक है। बोथ दीज इनैक्टमेंट्स फेल्ड मिजरेबली, दोनों फेल। ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के लिखा है कि हमने एक्ट तो बनाए स्टेट लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे अपराध स्टेट लेवल पे ही कंट्रोल होते हैं। आपको पता है बिहार में दहेज की बहुत प्रथा है, शायद पंजाब में नहीं होगी, शायद और राज्य में नहीं होगी, इसीलिए नहीं बिहार ने लीड भी लिया होगा। हाँ, कल मैं ये एक्ट ऐसे ही देख रहा था तो मेरी बेटी पूछ रही थी पापा आपने भी दहेज लिया था क्या? तो मैंने उसको बताया कि हाँ, मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे एक मारुति कार उस समय आती थी, बट जब तक वो मुझे देते या उनको एरियर में पैसे मिलते तब तक वो परलोक से धार गए। तो कोई ऐसी डॉरी की बात तो थी नहीं, बट उन्होंने ऐसा कहा था कि आपको दिया जाएगा। मैं भी खुश था, सपने देख रहा था, बट कुछ हो नहीं पाया। कोई नहीं, सपने देखना अच्छी बात है, आपको भी देखना चाहिए, आप भी देखिए, लेकिन डॉरी का मत देखिए, ये अच्छा नहीं है। अब देखिए कहते हैं कि ये सिख में जाएंगे आप तो इसको दहेज कहते हैं, वो मुस्लिम लॉ में जाएंगे तो आप महर कहते हैं, इसको महर देने की प्रथा है मुस्लिम लॉ में। देखिए बहुत जगह ये प्रथा है, तो हिंदू धर्म में भी डॉरी की प्रथा आ गई। आप जानते होंगे कन्यादान, एक तरफ से कन्यादान और दूसरी तरफ से धन दान। भाई कन्या दे रहे हो तो कन्या के भरण पोषण के लिए धन भी तो दोगे। बहुत लोग ये जस्टिफिकेशन भी देते हैं, और जिनकी बेटियां पढ़ी लिखी होती है उनको दहेज कम लगता है, तो जस्टिफिकेशन उसमें यही है कि भाई ये कमाने वाली महिला, इसलिए इसमें दहेज की थोड़ी सी गुंजाइश कम है। चलिए आप सोचिएगा, देखिएगा, वो आपका विचार है, इसमें कोई सवाल नहीं बनता। अब देखिए भारत में हम लोगों ने कई तरह के कानून बनाए दहेज को समाप्त करने के लिए। आपको पता ही होगा हमने वुमेन को सबसे पहले राइट देना शुरू किया, प्रॉपर्टी में राइट। और 1956 में आपको पता है हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 14 में वुमेन को एब्सोल्यूट राइट ओवर प्रॉपर्टी दे दिया, एब्सोल्यूट ऑनरशिप। सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यदि आपने पढ़ा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, उसकी धारा 14 में महिला को
एब्सोल्यूट ऑनर बना दिया, संपूर्ण स्वामी, एब्सोल्यूट ऑनर बना दिया। ठीक है, प्रयास तो बहुत किया हमने, बिहार में भी एक्ट बनाया, एपी में एक्ट बनाया, 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट में महिला को अधिकार दिया, बट कुछ खास प्राप्त नहीं हो पाया। अब क्या करें, तो अब बारी आई डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की 1961 में। देखिए वो बिहार का एक्ट 50 में बना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 में बना, एपी का लॉ 1958 में बना, बट फिर भी सब विफल रहे। तो 1961 में हमने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बना दिया, एक्ट 28 ऑफ 1961। अब जब ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बना तो सवाल आएगा ऑब्वियसली कब ये लागू होगा। तो ये देखिए लिखा है, इट शैल कम ऑन फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए 20 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करती है, इसमें कहती है 1 जुलाई से लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 जुलाई 1961 को लागू हो गया। कहां तक ये जाएगा? ये सारे संपूर्ण भारत में लागू होता है। अब तो आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर भी इस एक्ट का नाम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है। अब मैंने जैसे बताया कि इस एक्ट का नाम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, तो आप ऑब्वियसली सवाल पूछेंगे डॉरी होता क्या है। तो देखिए जनरली हम हर एक्ट में सेक्शन 2 को डेफिनेशनल क्लॉज की तरह लेते हैं, जैसा अभी सीआरपीसी में भी आप पढ़ रहे थे। सेक्शन 2 में हमने इतने सारे शब्दों को परिभाषित किया है, 28 शब्द हमने लगभग पढ़े थे वहां। तो वैसे ही यहां भी डॉरी के बारे में परिभाषा दी गई, सेक्शन 2 डिफाइंस डॉरी। अब देखो ये सवाल है विच सेक्शन, अब ऐसे ही सवाल आएंगे, विच सेक्शन डिफाइंस डॉरी, कौन सी धारा में डॉरी परिभाषित है? धारा 2। और सेक्शन 2 में जरा ध्यान से देखिए तो लिखा है डॉरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन। तो सब चीज 2 है। देखिए सेक्शन 2 है, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी 2, गिवन और एग्रीड टू बी गिवन, फिर ये 2, सब कुछ 2 है। देखिए तकनीक और तरकीब को जानिए, तथ्य में मत उलझिए। तथ्य तो कोई भी रट लेगा, जो कोई भी किताब पढ़ता है उसमें 25 तथ्य लिखे होते हैं, 2-4 हजार शब्द लिखे होते हैं, कोई भी रट लेगा और रट के वो समझता है कि मैं पढ़ रहा हूं एग्जाम के लिए, बट ये बहुत बड़ी भ्रांति है। देखिए प्रोसेसिंग को समझिए, 2 में 2, प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी 2, गिवन और एग्रीड टू बी गिवन अगेन 2, दे दिया या देने वाला है, समझौता हो। फिर 2, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे? अब आपने कहा नहीं जी हमें पैसे दो हाथ में, डायरेक्टली लो 2000 के नोट के 50 बंडल, हो गया 1 करोड़। इनडायरेक्टली, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो पैसे को हाथ नहीं लगाता, पैर लगाओगे फिर? नहीं 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 नहीं, आप बेटे के नाम से घर खरीद दो, क्या बहू रानी के नाम से घर खरीद दो? अरे उनको खरीदना वो खुद खरीदेंगे, तुम क्यों बता रहे हो? दिस व्हाट इज इनडायरेक्टली। कितना चालाक है, लॉ पढ़ा हुआ आदमी है, जानता है कहां हमें बचना है, कहां फंस जाएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 तरीके, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी और अवेलेबल सिक्योरिटी, गिवन और एग्रीड टू बी गिवन 2, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर 2। अब आगे फिर 2, आगे आइए, बाय वन पार्टी टू द मैरिज टू द अदर पार्टी। कहीं नहीं जाइएगा, यहीं रहिएगा, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाना, पति द्वारा पत्नी को, पत्नी द्वारा पति को। कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है कि पत्नी दहेज नहीं मांग सकती, क्योंकि लॉ यही कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नहीं लिखा है, बाय वन पार्टी टू द मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। तो कोई लड़की मान लो जज बन गई है, लड़का वकील है, कि शादी तभी करूंगी जब दहेज दोगे, तो भाई ये भी डॉरी प्रोहिबिशन के तहत अपराध है।
तो देख लीजिएगा, बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू ए मैरिज, पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू द मैरिज, or by any other person to either party to the marriage or to any other person. एक के पिता द्वारा या माता द्वारा दूसरे पक्षकार को, या पक्षकार के पिता या माता को या किसी और व्यक्ति को ये देने की बात है, तो उसमें भी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लगेगा। तो डॉरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पार्टी पार्टी को देगा, नहीं 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 नहीं, पार्टी द्वारा पार्टी के माता पिता या किसी और व्यक्ति को उसके बिहाफ पर, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, बाई वन पार्टी, एक पक्षकार द्वारा टू अदर पार्टी टू द मैरिज, फिर बाई पेरेंट्स ऑफ इधर पार्टी, फिर देखिए जरा ध्यान से, इधर पार्टी टू marriage by or by any other person to either party. लेने देने वाले भी दो पक्षकार, सब कुछ दो, सब कुछ दो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एट और बिफोर, कब दो, तो देखो दहेज 3 वक्त में मांगा जा सकता है, पहले शादी के वक्त और तीसरी शादी के बाद। लालच बुरी बलाएं शादी के बाद भी हो सकती है। डॉरी डेथ में भी आपने पढ़ा होगा कि इफ देयर इज अ नेचुरल डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डॉरी एंड देयर इज क्रुएल्टी जस्ट सून बिफोर हर डेथ and she has been subjected to some kind of unnatural death, then there will be now presumption that there is dowry death, and husband or relatives may be held liable for that. Section 304B you might have read in IPC. I'm not giving you exact version, but I have given you raw version of the law. Now at or before or after. Now in one case Supreme Court when decided the case of dowry death, then they said dowry, dowry, dowry. Why they said dowry, dowry, dowry 3 times in the beginning of the judgment? The reason is only this: before, at or after. Dowry can be given or demanded at 3 different stages. वो एक फिल्म भी देखी होगी आपने जिसमें वो डॉरी मांगता है वहां पर शादी के वक्त, और वो लड़की जो है वहां से चल देती है ना, मेरी शादी में जरूर आना, शायद कुछ इस तरह का मूवी था। इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज बट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं शामिल, लड़ाई भी देख लीजिए, डावर और मेहर इन द केस ऑफ पर्सन टू हुम मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाइज। तो डावर और मेहर इज नॉट पार्ट ऑफ डॉरी, दैट इज प्रेवेलेंट इन द कस्टम ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड शरीयत लॉ अलाउज दैट, सो दैट डावर इज नॉट पार्ट ऑफ डॉरी. So what is dowry? Dowry means any property or any valuable security given or agreed to be given by one party to the other party of marriage, or by parents of either party to the marriage to other party of the marriage, or by any person to other party. So there can be many permutation combination. Many permutation combination either at the time of marriage or before marriage or after marriage. There is no prohibition on time when it can be demanded. Like in marriage, now in dowry death there is prohibition of, or there is limitation of 7 years. वहाँ पर है 7 साल की व्यवस्था है, बट यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है 7 साल की, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कितने ही दिन में ना। उसके बाद लिखा वेल्युएबल सिक्योरिटी हैज द सेम मीनिंग इन सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी। वेल्युएबल सिक्योरिटी जानते होंगे आप, साइंड चेक और प्रोमिसरी नोट, इस तरह की कोई चीज़ हो जिसका कोई वैल्यू हो, चेक है, ड्राफ्ट है, या कोई प्रोमिसरी नोट, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। आपने पढ़ लिया कौन किसको डॉरी देगा, एक पार्टी दूसरे पार्टी को। ये नहीं लिखा है कि हस्बैंड वाला वाइफ को देगा या वाइफ वाला हस्बैंड को देगा, दोनों पार्टी दोनों को। नाउ इट कैन बी हस्बैंड फादर मदर, वाइफ फादर मदर, इट कैन बी हस्बैंड, इट कैन बी वाइफ, ऑल कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अंडर दिस एक्ट। इट इज नॉट ओनली पार्टी टू द मैरिज, सिर्फ मैरिज का पार्टी ही नहीं, पति पत्नी ही नहीं, पति पत्नी के माता पिता और अन्य संबंधी भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। जिसने भी डॉरी की मांग की है, जिसने भी डॉरी लिया है या मांग किया, भी आपको बताता हूं आगे इस पे, बट डावर और मेहर में ये लागू नहीं होता। सेक्शन 2 को आपने देख लिया।
दिया है। अब देखिए, मैंने व्याख्या लिखी अपने बैरक में जो भी तैयार किया जा रहा है। गिफ्ट्स आर नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ डॉरी। 2008 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। देखिए, गिफ्ट डॉरी में नहीं आता है, ठीक है, ये बात सही है। राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ, आप भी जाते हैं बहुत सारी शादियों में तो आप गिफ्ट देते हैं ना। AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 1294, AIR 2008 Supreme Court 129. Court held that payments which are customary payments, for example, given at the time of birth of child. आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारी प्रथाएं हैं, जैसे बच्चे के जन्म के समय उसको सोने चांदी देने की व्यवस्था है, महंगी गिफ्ट देने की व्यवस्था है, और अदर सेरेमनीज एज आर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी और फैमिलीज टू द मैरिज वुड नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डॉरी। सो ये कहता है ना, कस्टमरी पेमेंट्स आर नॉट डॉरी। वो तो वॉलंटरी है, देखो वो मांगा नहीं जा रहा है, आप समझो बात को, इट इज वॉलंटरी। आइदर ना, यू आर नॉट डिमांडिंग, इट इज वॉलंटरी नाउ पेमेंट और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नाउ। बहुत लोग यही सोच के, हम लोग भी कहीं जाते हैं वैसे बहुत क्लोज सर्कल में, तो पैसे दे देते हैं, इसलिए देते हैं कि लगता है यही हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो वो तो गिफ्ट एक प्रकार का, अपना वो डॉरी थोड़ी हो सकता है। Demand of dowry after marriage, yes, this will be covered within this definition of dowry. Section 2 is very categorical. Section 2 में बहुत स्पष्टता से लिखा है कि डिमांड ऑफ डॉरी बिफोर मैरिज, यानी शादी के पहले, शादी के वक्त और शादी के बाद, तीनों परिस्थितियों में हो सकता है। तो डिमांड ऑफ डॉरी इवन इफ इट इज आफ्टर द नो मैरिज, इवन देन इट इज कवर्ड इन सेक्शन 2। नाउ अब देखिए, इसमें बहुत सारे स्टेट अमेंडमेंट्स भी हैं, हरियाणा के स्टेट अमेंडमेंट्स ना। मैरिज एक्सपेंसेस इंक्लूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहुत सारी जगह शादी में बहुत खर्चा होता है, थक्का, सगाई, टिक्का, सगन, मिलनी, सेरेमनी, बहुत सारे खर्चे हैं। तो दीज आर नॉट बेसिकली, शादियों में आपको पता है नाउ देयर आर मेनी ceremonies which are performed and there you are required to spend a lot of money. So can it be considered a case of dowry? The answer is no. You should be very clear on that point, because this is not demand. For the removal of doubt, it is thereby declared that any gifts made by person other than those specified in subclause B, parents, grandparents, brothers, to other party or blood relations thereof, at the time of marriage to other party shall not be deemed to be marriage expenses. ठीक है, लिखा है not deemed to be marriage expenses, यानी बाकियों लोगों ने दिया तो उसको मैरिज एक्सपेंसेस के तहत नहीं लाया जाएगा। मैरिज एक्सपेंसेस डॉरी नहीं है, यही कहना चाह रहा हरियाणा का ये अमेंडमेंट है, देख लीजिए। जस्ट समझ के लिए आपको बता दिया, हालांकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा नाउ अमेंडमेंट्स विल नॉट कम इन योर एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू यू, बट जस्ट समझ के लिए आपको बताया कि देखिए, गिफ्ट आप किसी को भी दोगे कहीं भी तो वो डॉरी का रूप नहीं लेगा, मैरिज एक्सपेंसेस भी डॉरी का रूप नहीं लेगा। किसी ने किसी को शादी में पैसे तो खर्च करने, ब्रदर ना, बॉयज साइड और गर्ल्स साइड, तो क्या वो डॉरी हो जाएगा? हाँ, अब आप जब डिमांड करोगे और कंपल्सरी पेमेंट बना दोगे एंड मैरिज विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट फैक्ट दैट यू हैव गिवन दिस मच मनी, देन इट बिकम्स डॉरी, अदरवाइज नॉट। Reasonable expectation of either party to the marriage that this much will be done, they will treat us well and they will serve us good food, nothing wrong in it. So see, that is why section 3 clarifies, if any person after commencement of this act gives or takes or abates the giving or taking of dowry, gives or takes dowry, तो डॉरी पहले है नहीं है, वो तो डिसाइड करो। गिव्स और टेक्स और अबेट्स, यानी आपने दिया या लिया या आप उसको नो अबेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप डॉरी दो या लो, तो ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर। थोड़ा पनिशमेंट बनाया हमने। तो सेक्शन 3 में हमने लिखा कि इट शुड नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, नॉट लेस देन 5, नॉट लेस देन 5 ईयर्स एंड विद फाइन। फाइन कितना? विच शैल नॉट बी लेस देन 15। फाइन नॉट लेस देन 15K or the amount of the value of such dowry, whichever is more.
तो देखिए डाउरी का अमाउंट ज्यादा होगा तो आपसे फाइन ज्यादा लेंगे, विच एवर इज मोर। अब ये सब प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन बन जाएंगे। विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा है 15,000 रुपये या नाउ डॉरी का अमाउंट जो भी ज्यादा है वो लिया जाएगा। 5 साल कम से कम सजा, नॉट लेस देन, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल। अब बार बार देखिए इसमें लिखा एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन, शब्द को ध्यान रखिएगा, एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन to be recorded in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than 5 years। तो 5 साल से कम की सजा भी हो सकती है, 5 साल से कम की सजा, एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन फॉर लेस देन 5 years। यदि कम से कम सजा है कम से कम 5 साल की और 15,000 का फाइन है या अमाउंट ऑफ डॉरी है ना, इतनी आपको सजा दी जाएगी। किस अपराध के लिए? तो फॉर टेकिंग, गिविंग और अबेटिंग ऑफ टेकिंग और गिविंग ऑफ डॉरी। So be very clear on this. Gives, takes, abates. He shall be. This act is prospective after the commencement of this act. Generally, criminal legislations are not retrospective. No. You must have read section, rather Article 20 of Constitution. For adequate and special reason, you can give lesser punishment. But for that adequate and special reason is to be recorded. Nothing in subsection 1 shall apply to any or in any relation to presents which are given at the time of marriage to the bride without any demand having been made in that behalf. Provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made thereunder. Presents which are given at the time of a marriage to the bride. आपने दिया, आपको पता ही होगा, in many families it is custom of giving gold etc. at the time of marriage. Generally they will give gold to bride at the time of marriage. It is general custom. Gold is given mostly at that time. And it is good amount of gold. So can we call it dowry? That is the question. The answer is no. Answer is no. This is not dowry. Presents which are given at the time of marriage to the bridegroom without any demand. Bridegroom ko bhi. Now you see, Dulha Babu will be given so many now. I remember even I got 10 rings. जबकि आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ मैरिड एट दैट टाइम इन 2001, कोई पूछने वाला नहीं था, फिर भी मुझे पता नहीं 10 अंगूठियां दी गई थी, अभी भी सड़ रही होंगी कहीं। कभी पहनता ही नहीं हूं मैं नहीं पहनता, शौक नहीं है। एक बड़ी मुश्किल से पहनी थी, हमारी बड़ी भाभी ने पहना दिया। पहनने का शौक नहीं है तो नहीं पहनते। सोने चांदी का कोई शौक नहीं है, पढ़ाने का शौक है। तो वही बता रहा था कि आपको दे दिया जाता है। अब पता कर, मान लो कोई फंसाना चाहे वकील लोग तो कह देगा, या जज भी, कभी आपने 10-10 अंगूठियां ली है डॉरी, चलो आ जाओ सेक्शन 3 के तहत 5 साल। क्या ऐसा हो सकता है? सवाल यही है, इसीलिए उदाहरण भी दिया था। उत्तर है नहीं, नहीं, ये हमने डिमांड नहीं किया और ये प्रथा है, देते हैं लोग। जो भी बड़े लोग आते हैं आशीर्वाद में आपको सोने का कुछ देके जाएंगे, परिवार वाले, आपको भी मिलेगा, इंतजार करिएगा। तो वही लिखा है, प्रेजेंट्स व्हिच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइडग्रूम विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दैट बिहाफ, वेयर सच पर्सन्स आर मेड बाय और ऑन बिहाफ द ब्राइड और एनी पर्सन रिलेटेड टू सच प्रेजेंट्स आर ऑफ कस्टमरी नेचर। यदि ये कस्टमरी है, रीति रिवाज के अनुसार है, तो उसको डॉरी नहीं मानते। और ये रीति रिवाज के अनुसार है, जैसा मैंने आपसे कहा, तो ये डॉरी नहीं कहलाएगा। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 में सजा दे दी आपने 5 years, 15,000 और अमाउंट ऑफ डॉरी विच एवर इज मोर। एंड इफ यू वांट टू गिव लेसर पनिशमेंट देन 5 years, मिनिमम पनिशमेंट इज 5 years इन जनरल, then adequate and special reason, I tell you the words very, very carefully. Adequate and special reasons is to be recorded for giving lesser punishment. Be careful about this. This will be question in your examination. Adequate and special reasons. Demand नहीं होना चाहिए. Customary payments, customary gifts are allowed. You generally give now
10 tolas of sona to now to the bride, and now similarly some kind of gold rings, etc., as I said, or gold chain is given to the bridegroom. So this is nothing wrong in it, because it is customary. Now payments or customary gifts. Any gift without demand of dowry is not covered under this. Now this is very, very simple. There was a question also whether section 3 and 4 are unconstitutional. So court has decided on this point that they are not unconstitutional. Indravati and others versus Union of India, 1991 decision. Now court said in this case that the provision of section 3 and 4 are not unconstitutional, and it cannot be said to contravening this section 4, article 14, 19 and 21. Now see, there is an amendment, just for the purpose of your information. This is in Haryana. This is what is written here, section 3. I read this E. Take or carry in excess of 25 members of marriage party and 11 members of the band. Now why you make law which can be made subject to matter of fun? In which marriage you have seen 25 members of marriage party and 11 members of band? 11 members of band I can believe, but 25 members of marriage party? I have never seen it. At least 250 has to be there. So why did you make this law? Bar of said, no person shall take or carry in excess of 25 members. Oh, what are you saying? I can't believe this. So this is, such a law, and that is why in many cases it is Haryana. It is not a general law. But just now I was reading this and I found this that this is really not convincing. अब देखिए पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डॉरी, सेक्शन 3 में। अब देखो आपसे सवाल कैसा आएगा जनाब, बड़ा ध्यान से सुन लीजिए, आप बेयर एक्ट पढ़े रहिएगा और फिर भी गड़बड़ कर दीजिएगा। ये लिखा है सेक्शन 3 में, पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग। जीटी है ये, गिविंग और टेकिंग, ऐसे ही सवाल आते हैं। सेक्शन 166 में क्या लिखा है? रिक्विजिशन नाउ फॉर रिक्वेस्ट है या रिक्विजिशन, कुछ इस तरह का है ना, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, लेटर ऑफ रिक्विजिशन। तो यही ध्यान देना। तो वहां लिखा है गिविंग और, तो अपनी आंखें बड़ी कर लेना जब बैरक को पढ़ना तो, और हमेशा स्वस्थ मस्तिष्क से और शांत चित्त से इसको पढ़ने का है। और जो इस प्रकार से पढ़ेगा वो प्रारंभिक परीक्षा जरूर पास करेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ये टाइम, नाउ you should not count the hours of study, you should count the method, you should now see the method of learning and how precisely and how easily you are understanding this. So see section 4, penalty for demanding dowry. अब देखो 4 में D आता है, D is 4th alphabet, तो इतना तो याद कर ही लोगे, आई होप सो। सेक्शन 4 में आएगा डिमांडिंग। If any person demands directly or indirectly from the parents or other relatives or guardians of the bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 2 years, and with fine which may extend to 10,000. So देखो इसमें क्या लिखा है, डिमांड के लिए 6 months to 2 years, और वहां था गिविंग और टेकिंग के लिए 5 years, not less than 5 years, and if any special and adequate reason, then less than 5 years. 15,000 was the amount or amount of dowry. Section 4 says, if any person demands, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, not less than 6 months, but which may extend to 2 years. So 6 months to 2 years. And fine up to 10,000. Again, for adequate and special reason, impose a sentence of imprisonment for a term of less than 6 months. Impose a sentence of imprisonment for a term of less than 6 months. Adequate and special reason for less than 6 months.
तो मिनिमम पनिशमेंट है 6 months to 2 years, फाइन 10,000. That is clear. Demanding of dowry, that's all right. This is the question. State of MP versus Jogendra, AIR 2022, Supreme Court 933. This is State of MP versus Jogendra. AIR 2022, Supreme Court 933. Supreme Court observed that the demand of money to construction of house is a dowry demand. Demand of money for construction of house. ये आप अपना घर बना रहे हो, अपने पैसे से बनाओ। नहीं नहीं, वो बेटी के पिता से मांगता है, कहता है लाओ भाई घर बनाने के पैसे दो, तुम्हारी बेटी को रखेंगे कहाँ? भूरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी लिखा, डिसीज्ड had sent a letter to her father before she was set on fire by her in-laws, complaining that she was being ill-treated, harassed and threatened with terrible repercussions for not paying the demanded dowry. The court determined that the defendant had violated Section 4 of Dowry Prohibition Act by demanding dowry. So demanding dowry is punishable in Section 4. Demand of dowry is not a continuing offense. Limitation time, you know this. Every day new cause of action arises in continuing offense and the time never elapses. If it is a continuing offense, then every day new cause of action will arise, your time limit will not be exhausted. But this is clarification that it is not a continuing offense, be careful. Harbans Singh and others versus Srimati Gurcharan Kaur. It is not a continuing offense. Harbans Singh versus Srimati Gurcharan Kaur. Not continuing offense. Section 4. Section 5 एग्रीमेंट। अब देखो वर्ड्स को पकड़ो, हर में किस सेक्शन में क्या है, दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन। एनी एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी शैल बी वॉइड। तो सेक्शन 5 सेज एग्रीमेंट वॉइड। अब यही सवाल पूछ देगा, वेयर इट इज प्रेस्क्राइब्ड, और दे कैन आस्क यू क्वेश्चन एज पर सेक्शन 5 एग्रीमेंट टू डिमांड और गिव डॉरी इज void, voidable, valid, illegal. Question बना दिया। Dowry to be for the benefit of wife or her heirs. Where any dowry is received by any person other than the woman in connection with those marriage it is given, that person shall transfer it to the woman. यदि दिया गया है तो देना और लेना और डिमांड करना गलत है। देना और लेना और डिमांड करना या उसको अबेट करना गलत है। बट दिया गया है, कोई भी गिफ्ट दिया गया है, कोई भी इस प्रकार की संपत्ति दी गई है या कोई भी डॉरी दिया गया है, आपने नहीं मांगा, मांगेंगे या उस तरह से इनवॉलंटरी पेमेंट होगा तब तो सजा दोगे। बट मैंने अपने आप से बहुत सारी चीजें दी है। तो वेयर एनी डॉरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमन इन कनेक्शन विद दोज मैरिज इट इज गिवन, दैट पर्सन शैल ट्रांसफर इट टू द वुमन इफ डॉरी वाज रिसीव्ड बिफोर मैरिज विद इन 3 months। तो देखो इसमें समय सीमा दिया, यदि शादी के पहले मिला है तो 3 महीने में दे दो। If dowry was received at the time or after the marriage, within 3 months after it's received. पहले मिला है तो 3 months after the date of marriage आ जाना चाहिए, within 3 months.
यदि शादी के समय आफ्टर मैरिज मिला है तो विद इन 3 मंथ्स आफ्टर डेट ऑफ इट्स, जब मिला तो उसे 3 महीने में दे दो। एंड इफ इट वॉज रिसीव्ड व्हेन द वुमन वॉज ए माइनर विद इन 3 मंथ्स आफ्टर शी एज अटेंड 18, वेट कर लो। सब में 3 मंथ्स का खेल है। एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर सेल होल्ड इट इन ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को आप केयर कॉशन और रीजनेबल केयर कॉशन लेके प्रोटेक्ट करोगे। If any person fails to transfer any property as required by subsection 1 within the time limit specified therefore, if he shall be punishable with imprisonment per term which shall not be less than 6 months. So, non-compliance to give it within 3 months will incur punishment not less than 6 months but up to 2 years or with fine. Fine not less than 5,000 and up to 10,000. Not less than 5K and up to 10K. कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कैसा अपराध है ये? देखिए, आप चाहते हैं कि यदि ये अपराध को सीरियसली टैकल किया जाए तो अपराध को सीरियस बनाना पड़ेगा। तो लिखा नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीआरपीसी नो कोर्ट ऑफ इंफीरियर टू दैट ऑफ एमएम और जेएमएफसी शैल ट्राई ऑफेंस। कौन ट्राई करेगा? तो अब आपका एक सवाल बन गया, हु विल ट्राई द केस? MM or JMFC. No court shall take cognizance of offence under this act except upon its own knowledge. Cognizance on own knowledge or police report or complaint by aggrieved person or parent or other relative or a recognized welfare institution. पेरेंट, ये पेरेंट लिखा है दोस्त। कौन कॉग्निजेंस लेगा? तो कह दिया एमएम और जेएमएफसी। कैसे कॉग्निजेंस लेगा? आधार क्या है? 190 व्हाट यू हैव रेड इन सीआरपीसी में 190 पढ़ा है। ऑन नॉलेज, पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट by the complaint by the person aggrieved by the offence or parent or other relative or by recognized welfare institution or this last one is a little bit relevant और important, may be asked in question. तो एक तो aggrieved हो गया नंबर 1, parent हो गया नंबर 2, other relative नंबर 3, welfare institution नंबर 4. Just mark it A, B, C, D. It shall be lawful for MM or JMFC to pass any sentence authorized on any person convicted of an offence. No?
तो आप फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, नाउ in this behalf by central or state government, they are recognized there. Nothing in chapter 36 of CRPC shall apply to any offense punishable. अब आप जो कह रहे थे कि साहब लिमिटेशन लागू होगा, यदि आपको पता है कि फाइन वाला हो तो 6 महीने का है, 1 साल का हो पनिशमेंट तो 1 साल उसका लिमिटेशन टाइम है, और 3 साल का हो तो 3 साल लिमिटेशन टाइम है, और यदि 3 साल से ऊपर वाले का हो तो कोई लिमिटेशन पीरियड ही नहीं। सीआरपीसी में ही लिखा है, देख लीजिएगा 468 में। बट यहां लिखा है कि नथिंग इन चैप्टर 36 दैट इज लिमिटेशन चैप्टर ऑफ सीआरपीसी शैल अप्लाई टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो वो वाला लिमिटेशन यहां लागू नहीं होगा कि आपने कह दिया 2 साल की सजा है तो उसमें जो है आपको जो है 3 साल के अंतर्गत ही करना था या 2 साल के अंतर्गत ही करना था, तो ऐसा कोई लिमिटेशन यहां लागू नहीं होगा। सो चैप्टर 36 ऑफ सीआरपीसी डजंट अप्लाई हियर, दैट लिमिटेशन विल नॉट अप्लाई हियर, that limitation will not apply here. It's common simple question, और यहां लागू नहीं होगा। There shall be no prosecution against the victim for giving a statement under this act. विक्टिम का कोई प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था भी नहीं है इसमें। स्टेट अमेंडमेंट कितने हैं इसमें जरा देखिएगा, कुछ है स्टेट अमेंडमेंट इतने भरे हुए, तो जिस स्टेट का आप एग्जाम देना उसका अमेंडमेंट जरूर पढ़ना। अब देखिए अगला सवाल है आपके सामने, offense to be cognizable for certain and to be bailable. Now nature of offense, what is the nature of offense? तो कह रहा है the CRPC shall apply to offences under this act as if they were cognizable offense. तो cognizable आपको पता ही अरेस्ट कर सकते हैं आप। For the purpose of investigation of such offence and for the purpose of matter other than matter referred to in section 42 of that code, the arrest of person without a warrant or without an order of magistrate, every offence in this shall be non-bailable and non-compoundable. तो कह रहा है कि CRPC जो है shall apply to offences under this act as if they were cognizable offence. तो पहला तो कह दिया cognizable offence, पहला स्पष्टता ये किया। For purpose of investigation. अब if you want to do investigation in cognizable case, do you require any permission of magistrate? The answer is no. So that law will apply here. फिर लिखा for the purpose of matter other than section 42, where you refuse to give name or address to the police officer, they can arrest you. For matter other than section 42 and arrest of person without warrant or without an order of magistrate. तो कैसा है ऑफेंस? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। किस पर्पस के लिए? तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और फॉर पर्पसेस ऑफ मैटर अदर देन, है ना, इनको छोड़ करके बाकी में कॉग्निजेबल। सेक्शन 42 मैंने बता ही दिया आपको, सेक्शन 42 सीआरपीसी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है नेम एंड एड्रेस नहीं बताने पे आपको हम अरेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ ये बात लागू नहीं है। एंड द अरेस्ट ऑफ पर्सन विदाउट वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, इसमें भी वो बात लागू नहीं है। प्रिलिमिनरी के सवाल। और ऑफेंस का नेचर क्या है? एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो लिख लीजिए, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल मीन्स यू कैन नॉट कंपाउंड इट, द पार्टीज कैन नॉट कंपाउंड इट। पहले लिखा था कि नॉन कॉग्निजेबल होगा,
1984 में अमेंडमेंट लाके बना दिया इसको कॉग्निजेबल। 19 कब बनाया? द अमेंडमेंट एक्ट 1984 मेड द ऑफेंसेस कॉग्निजेबल। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेक्शन 8 इज क्लियर। बिहार, हिमाचल, पंजाब सब है यहां। Burden of proof in where any person is prosecuted for taking or abetting the taking of any dowry under section 3 or demanding, the burden of proof that he had not committed an offense under those sections shall be on him. So see, burden of proof is shifted here. Burden of proof. Heading बनाते चलो और लिखते जाओ. Burden of proof. No, it is reverse, no? So person alleged of taking or giving, जिस पे ये चार्ज था कि तुमने डॉरी लिया है या दिया है, taking, giving or abating, now लिखा person alleged of taking person alleged of taking or demanding. The word is demanding. Taking or demanding or abating, then the burden of proof is on the person who is alleged, no? Offense under those sections shall be on him. On the person who is alleged or who is accused. आप पे charge है that you have demanded or you have taken or you have demanded or you have abated the taking, then who will prove this? It says, general rule is that it will be the other party who will prove. If I am alleging, I will prove. But here it is, then the burden of proof is on the person who is accused. The person who has been accused of this, he will be required to disprove this. Dowry Prohibition section 8B. अब देखो ये 8A था, जरा ध्यान देना, तुम्हें ना बेयर एक्ट का प्रोविजन एक जगह लिख के ना ध्यान करना होगा. Where what is written? Section 8A. 8B. Prohibition officer. Dowry Prohibition Officer, DPO. The state government may appoint as many dowry prohibition officer as it thinks fit and specify the areas in which in respect to they shall exercise jurisdiction and power. So who will appoint? State government. That's all. Every dowry prohibition officer shall exercise and perform the following duties and functions. To see that provision of this act are complied. So their job is to see compliance. Number one. Number two, to prevent as far as possible the taking or abating the taking of demanding and dowry. To prevent. To collect evidence. To perform such additional functions. So fourfold. See compliance, to prevent the offense, to collect evidence and additional function. Fourfold functions of dowry prohibition officers, DPOs.
State government may give power to them as police officers, subject to such limitations, restrictions, whatever. Advisory board, not more than five social welfare workers, out of which at least two should be women. Compliance, prevent, collect evidence, additional function. Is this all right? Section 9, power to make rules. It says the central government may by notification make rules for carrying out. Central government, first. Second, in particular and without prejudice to generality of foregoing powers, such rules may provide for the form or manner. Form and manner in which the persons by whom any list of presents referred to in subsection 2 of section 3 shall be maintained and all other matters connected therewith. The form and manner, उस पर रूल बना सकते हैं. 1, 2 कर दो इसको. 3, the better coordination of policy. I don't think that this is very important. Now, this may be a question, power to make rules. Central government make rules for carrying out the purposes. Better coordination of policy and action. So there can be rule on these points. Every rule made under this section shall be laid as soon as after it is made before each house of parliament where it is in session for total period of 30 days. So this can be another question. Laying down before parliament, might have read in ad law also, before parliament for 30 days. Power of state government to make rules. 9 में central government था, देखिए 10 में आ गया state government. So this is what is to be taken care of. You may be asked this question. मिलाओ 9, 10. You formulate different permutation combinations of questions. This is what is the art of preliminary. आपने पढ़ तो लिया, but even then you have to formulate questions. Power of a state government to make rules. Purposes, for purposes of act. Second, in particular and without prejudice to the generality of foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely, additional functions of dowry prohibition officers, limitation and conditions subject to which a dowry prohibition officer may exercise his function under subsection 3. Limitation and condition. यहाँ लिखा है एवरी रूल मेड बाई सब स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस रूल शैल बी लेड एज सून एज. वहाँ लिखा था ना फॉर 30 days. यहाँ कोई टाइम नहीं लिखा है. वहाँ भी आप ध्यान से देखो 9, 10 के कंपैरिजन में वहाँ लिखा है एवरी रूल मेड अंडर मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस व्हाइल इट इज इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 days. एज सून एज 30 days. Here it is written, every rule made by state government shall be laid as soon as may be after it is made before state legislature. For how many days, this is not written. Laying down.
immediately, laying down of rules immediately. Now, Dowry Prohibition, Maintenance of List of Parents to the Bride and Bridegroom Rules 1985. रूल्स बनाते हैं बहुत जगह, लॉ बनाने के बाद, एक्ट बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए 2 अक्टूबर 1985 को आ गया रूल्स। बस फैक्चुअल क्वेश्चन देखो, 2 October 1985 rules. Now we made rules. The list of presents which are given at the time of marriage to the bride shall be maintained by the bride. The list of presents which are given at the time of marriage to the bridegroom shall be maintained by the bridegroom. तो जिसको मिला वो लिस्ट मेंटेन करे। Every list of presents referred to in sub rule 1 or sub rule 2 shall be prepared at the time of marriage as soon as possible after the marriage. List prepare कर लो। Shall be in writing, ठीक है। Shall contain brief description, approximate value, name of the person who has given, where the person giving the present is related to the bride or bridegroom, and description of such a relationship. Now, does anybody do it? List of present to be maintained. A by who got it? The person who got it, जिसको मिला वो लिस्ट मेंटेन करे। तुम्हारे फायदे के लिए तुम मेंटेन करो। Prepare at marriage or after, immediately. In writing, just write brief points. D, brief description. What you got? Value. Name of person who has given present. Very cumbersome rule. कोई मेंटेन करता होगा? I don't think so. Description of relationship, and it shall be signed by both bride and bridegroom. Both bride and bridegroom. Bride or bridegroom may, if he or she desires, obtain on either or both sides list of the things which is written there. Both can obtain the list. Name of person who has given present, F में लिखा है। देख लो फिर से। Prepare at the time or after marriage. B, by who got it. लिस्ट वो बनाएगा जिसने प्राप्त किया है। लिखो मैरिज के बाद लिख लो, उस समय लिख लो, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लिख लो। इन राइटिंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कितने की प्रॉपर्टी है, किसने दिया आपको ये। नेम ऑफ पर्सन हु हैज गिवन दिस प्रेजेंट। बहुत बेसिक लॉ है, बट आपको ना एक बार ध्यान से देखना। अब देखो प्रिलिमिनरी के सवाल आपने पढ़ तो लिया, बट आप ये बार बार समझो कि प्रिलिमिनरी में बहुत डीप डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आते। हालांकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे एक सवाल बनाया कि भाई ये एक्ट बना क्यों, प्रीएम्बल पे सवाल बना दिया, टू प्रोहिबिट गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी। कब बना? 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। बना तो 20 मई को था। कहाँ लागू होता है? पूरे भारत में। डेफिनेशन ऑफ डॉरी मैंने समझा ही दिया, एक पार्टी दूसरे पार्टी को, मैरिज का पेरेंट्स, अदर कोई रिलेटिव्स, ना गिविंग टेकिंग जो भी है, वैल्यूएबल ना। मैंने 2 का फंडा बताया था, रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सब में 2। ध्यान रखने जो मैंने कहा है।
सेक्शन 3 गिविंग और टेकिंग, कहां पनिशेबल है सेक्शन गिविंग और टेकिंग, यही पूछेगा सेक्शन 3. व्हाट इज द पनिशमेंट? सो आई सेड मिनिमम 5, नॉट लेस देन 5, and 15,000 is the fine or amount of dowry, whichever is higher. For adequate and special reason, you can give less than 5. Now, presents etc., gift etc. will not come within this. Then demanding, 4D, demanding, 6 months to 2 years, fine up to 10,000. For adequate and special reason, they can give punishment less than 6 months. Less than 6 months. Section 4, demand. Demand of dowry is not a continuing offence. Section 5, agreement void. Section 6, for the benefit of the wife or her heirs, not for theirs. Before marriage, within 3 months of marriage. At the time of marriage, again 3 months after the marriage, after the date of receipt, after the date of receipt. क्योंकि इसमें लिखा है at or after marriage. So after marriage, then 3 months after, within 3 months of the receipt. जब भी मिला 3 महीने के अंदर. If the dowry was received when the woman was minor, within 3 months after she attains majority, after she attains 18 years. So this is all logical. At or after में within 3 months of receipt, that is to be taken care of. Till the property is not given, it will be held as trust. So many state amendments. Cognizance. MM or JMFC shall try the offence. And what basis cognizance? So police report on knowledge, complaint by aggrieved or parent or other relatives or any recognized welfare institution. So this is, be careful. Welfare institution can also be party to or can also be complainant. Eight, offense to be cognizable and available and non-compoundable. तो ये ध्यान रखना, आ जाएगा cognizable, available, non-compoundable. हैं? Non-available, हाँ ठीक है. Cognizable, non-available and non-compoundable. It has been made serious offense. Cognizable तो ऐसे serious हो गया. नॉन बेलेबल, देखो ये बेलेबल से सब्स्टिट्यूट कर दिया 1986 में, सवाल बन गया एक. हेडिंग में बेलेबल लिखा है. एवरी ऑफेंस शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल. कहा कि देखो फॉर द पर्पज ऑफ मैटर अदर देन 42 जानते हो ना CRPC, where when you do not give name or address, then you can be arrested, and arrest of person without warrant. So except these 2 cases, it is cognizable. यानी आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है, मतलब इजीली नहीं होगा जैसा कि CRPC में है. सेक्शन 8 ये पढ़ लिया आपने. 8A ना, 8A, burden of proof in certain cases. So, accused has burden, no? He has not committed, she has not committed. Where any person prosecuted for taking or abetting the taking of any dowry or demanding of dowry, the burden of proving that he had not committed an offence shall be on him. Dowry prohibition, अब आप ये क्या करना है कि आप लिस्ट बना लेना. Dowry prohibition officer 8B, burden of proof 8A, nature of offence 8,
agreement 5, demand 4, taking giving 3, definition dowry 2, demand 4, 4D बताया तो था अभी, 3 गिविंग और टेकिंग, 2 डॉरी। आप देखो वन वर्ड को मास्टर करो हर जगह। ये तो आर्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यू हैव लर्नड इट सो मच, सो बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड्स। सजा भी लिख लो ध्यान से। मैंने पता चला तुमने सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन जो सवाल आया वही नहीं तुम्हें ध्यान है। प्रिलिमिनरी में बहुत होता है, इट हैपेंस ए लॉट। बहुत आपने विशद विवेचना कर ली और जो प्रिलिमिनरी में आएगा वही नहीं पता है। बेनिफिट 6, वाइफ चिल्ड्रन, बेनिफिट 6, 3 months, 3 months, यू कीप इन माइंड 3 months, बाकी याद नहीं रहे, 3 months याद रहना चाहिए। अब क्या 3 months आई डोंट नो। एक तो आपको बता दिया, if it is at the time of marriage or after marriage, then within 3 months of receipt, after marriage. So if dowry is given after marriage, 10 months after marriage, then within 3 months you are required to give it to the lady concerned. So at or after में within 3 months of receipt, and before marriage में within 3 months of marriage. So this was 6, no? 5 was agreement, 6 was benefit. Clear? 6 is benefit. 7 cognizance, JM, on knowledge, police report. Here is only one now. On knowledge, police report, aggrieved, parent. So 4 तो ये हो गए. Or other relative, 5. Or by recognized welfare institution or organization, 6. 6 basis of cognizance. लिख लो 6 basis of cognizance. One, 2, 3, parent 4, other relative 5, any recognized welfare institution or organization 6. Then MM or JMFC can now pass any sentence authorized by this act on any person convicted. No, so the limitation of CRPC doesn't apply. That JMFC will give only 3-year punishment, or MM will give only 3 years. So this will not apply here. Any punishment can be given. And subsection 3 is also, unlimitation will also not apply. Limitation of CRPC will not apply here, 467 to 473. Notwithstanding anything contained in any law for the timing in force, statement made by person aggrieved shall not subject him to prosecution. So, even if he speaks something now wrong or gives wrong information, he is not liable to be punished for that. Protection is there. Limitation of CRPC doesn't apply. Here, cognizance on many bases, on knowledge, police report, complaint of aggrieved, complaint of parent, complaint of other relative, complaint of recognized and welfare institution. 6 grounds. 6 grounds. Offense to be cognizable, non-bailable, and non-compoundable. Cognizable, non-bailable, and non-compoundable. Amendment in 1984 with effect in 1986. Amendment in 1986, this is non-bailable. 1986 amendment, just see carefully. 1986 amendment, non-bailable. 8A, burden of proof. 8B, dowry prohibition officers. Duty of dowry prohibition officers: compliance, prevent, collect evidence, perform additional function. Section 9, central government may make rules for carrying out the purpose, better coordination of policy and action. Laying down for 30 days, Section 9. Section 10, state government to make rules for carrying out the purposes. Additional functions.
laid as soon as possible after it was made. And most important in this rules of 1985 is that you will make this list, that is section 2, list of presents. Writing shall contain description, approximate value, name of the person, now relationship signed by both. This is how Dowry Prohibition Act for the purpose of basic information is complete. I don't think that it should pose any difficulty to you. Thank you very much. Bye bye. God